लर्नर्स, आज हम लोग शुरू करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव को और इसमें हम लोग जानेंगे बहुत कुछ नया। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे बाकी जो भी पर्सपेक्टिव रहे या थ्योरीज़ रहीं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, एकदम लाइटली पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 थिंकर्स हैं, उन्हीं को नॉर्मली उनके क्वेश्चंस आइडियाज़ को फॉलो करके पता कर लेते हैं इन्होंने ये कहा है, इनकी ये बुक है, बस उसी से काम चलाने की कोशिश करते हैं। अब एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि इतनी जो भी ये नॉर्मल कोशिश थी उससे काम नहीं चलेगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं, तो आपको अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड है। और कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आपका सवाल सही हो पाएगा। नहीं तो आप कितनी भी नॉलेज रखें वो सवाल नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि वो सिंपली अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये किसका है, ये किसका है, वो बहुत अंदर जाके पूछ रहे हैं। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सभी के आइडियाज़ को पर्टिकुलर डिफरेंट फाइंड करें कि किसने क्या कहा और किसकी क्या बुक है, किसकी क्या कॉन्सेप्ट है, तभी हमको समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को भी कोशिश की है कि आपको एक अच्छे से समझ में आए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाए। और कई सारी बुक्स का जो कंक्लूज़न है वो मैंने लाने की कोशिश की है कि आप तक हम एक जिस्ट पहुंचा पाएँ कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उन सारी ही चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में कुछ नया आइडिया लेना है, कुछ नया सीखना है, या ऐसा कुछ गेन करना है जो कोई भी क्वेश्चन आए वो हम कवर करें, तो आप हमारे लेक्चर में बने रहिएगा। और आप देखेंगे लास्ट में आपको रियलाइज़ होगा, हाँ कुछ तो आपने नया सीखा है, चाहे वो आप 1 ही 2 नंबर का सीखें, लेकिन कुछ तो नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हम लोग जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, क्योंकि जनरली होता ये है कि हमको ये पता रहता है जो मेन थिंकर्स रहते हैं कि ये इसमें हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाके देखेंगे तो और लोगों ने भी ज़्यादा नहीं किया होता, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया होता है। और अब आप कंपटीशन को टफ को बनाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग उनको भी ऐड करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उन सभी को मेंशन किया है। जैसे आप देख सकते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें हमें नॉर्मली पता रहता है मीड है, ब्लूमर है, गॉफमैन है, कूले हैं, इतना तो पता रहता है। लेकिन इस पे जो सिमेल हैं, जॉर्ज सिमेल, उनके भी आइडियाज़ हैं, पार्क के हैं, और W.I. थॉमस के भी हैं, कूले के भी हैं, जॉन डेवी के भी हैं। तो इन लोगों के भी आइडियाज़ हैं। और इसमें हम लोग सभी के आइडियाज़ को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम मेनली जो इसमें नॉर्मली जिनके क्वेश्चंस आइडियाज़ आते रहते हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही आराम से आपको समझ में आने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे लेक्चर के साथ। और इसमें हम लोग सबसे पहले जब हम बात करेंगे, जैसे कि W.I. थॉमस है तो उनका सिचुएशन पे रहा है, और जैसे सिमिल का है तो उनका रहा है फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन की उन्होंने बात की। और जैसे कि कूले हैं तो उनका तो पता ही है आपको, लुकिंग ग्लास सेल्फ है। इस तरह से इन सभी के आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम सभी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेन के आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो क्या है, मतलब ये शब्द आया कैसे, इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो वर्ड है इसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत आता है। तो जब पूछा जाएगा हु कॉइन द टर्म, अगर ये पूछेगा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म टर्म किसने कॉइन किया, और अभी अभी ये पूछा गया था, सेट में पूछा गया था, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा जो सेंटर में लिखा हुआ है ब्लूमर। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है
कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द किसने कॉइन किया, क्योंकि जो ब्लूमर थे वो मीड के शिष्य थे और मीड पहले टीचर थे, तो मीड के शिष्य जब थे ये, तो इन्होंने कैसे कॉइन किया, क्योंकि सबसे पहले तो मीड होना चाहिए, कन्फ्यूज़न इसी में हो जाता है और कई बार पूछता भी है कौन औपचारिक जनक है कौन अनौपचारिक जनक है, तो ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब बात होगी अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल की, तो क्या होगा, मीड जब क्लासेस में पढ़ाते थे तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जैसा शब्द उन्होंने क्लासेस में अपनी यूज़ किया होगा, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसे पब्लिश नहीं किया, किताब में नहीं लिखा, तो इस वजह से इसके ये फॉर्मल जनक नहीं बन पाए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, कोई आइडिया आपको अच्छा लगा तो आपने मेरे आइडिया को कॉपी करके उसको पब्लिश कराया, तो वो आइडिया तो मेरा था लेकिन फादर उसके आप ही होंगे, अथॉरिटी उस पर आपकी होगी। तो कुछ यही इनके साथ भी रहा, इन्होंने अपने टीचर की बात को अच्छे से समझा, देखा, फिर उनके आइडियाज़ को आगे ब्रॉड लेवल पे लेके गए। तो इन्होंने क्या किया, जो वो क्लासेस में बोलते थे उसको उन्होंने आगे लाके किताबों में जब पब्लिश किया, तो उसके फादर कौन बने, यही बने। फॉर्मली अगर देखा जाए तो पहले तो उन्होंने बात करी थी लेकिन वो तो इनफॉर्मली थी, और ये जो ब्लूमर बात करते हैं वो सिस्टमेटिकली करते हैं। 1937 में इन्होंने इस शब्द को कॉइन किया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी सेट में कि किस ईयर में ये शब्द कॉइन किया गया, तो ये ब्लूमर ने 1937 में कॉइन किया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक इसके पीछे भी कहानी है, जो ब्लूमर थे उनसे एक आर्टिकल लिखने को कहा गया था। एक बुक थी मैन एंड सोसाइटी, वो पब्लिश हुई थी 1938 में और इसको एडिट कर रहे थे एमर्सन। ठीक है, तो एमर्सन एडिट कर रहे थे इस बुक को, और इस बुक में आर्टिकल चाहिए था इनको, एमर्सन को। तो इन्होंने कहा ब्लूमर से कि एक आर्टिकल लिखो सोशल साइकोलॉजी पे। किस पे लिखना था, सोशल साइकोलॉजी पे लिखना था। तो इन्होंने कहा कि सोशल साइकोलॉजी पे जब आर्टिकल लिखना है तो फिर इसमें क्या होता है, तो इन्होंने कहा सोशल साइकोलॉजी में तो ये होता है जो भी मनुष्य का व्यवहार होता है उसके सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार के सोशल साइकोलॉजी में। तो इन्होंने सोचा कि हमें आर्टिकल देना है मैन एंड सोसाइटी में, तो इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति के किस तरह से व्यवहार करता है, उसका सामाजिक विकास कैसे होता है, हम उस पर कुछ लिखते हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में देना था। तो इन्होंने इस बुक में ये सोचा और इसी में इन्होंने ये सबसे पहले क्या किया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो शब्द था उसको कॉइन किया। क्यों, क्योंकि ये 1937 में कॉइन किया था, दिया था, और ये पब्लिश हुई 1938 में, एक साल के बाद। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस शब्द को इन्होंने कॉइन कर लिया, सबसे पहले इन्होंने बात कर ली। तो यहाँ से इस तरह से जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म था उस पद की क्या हुई, स्टार्टिंग हो गई, यानी शुरुआत हो गई। तो ये शुरू हो गया यहाँ से। तो क्या पता कभी ये पूछ ले कि कौन सी बुक में इनको आर्टिकल देने के लिए बोला गया था। अब आजकल क्या पूछ ले, कुछ भी पता नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये बता दिया। बाकी जो ब्लूमर थे इनकी बुक भी थी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पे ही इनकी बुक थी। पर्सपेक्टिव एंड मेथड करके इनकी बुक थी, ये इनकी ही बुक थी ब्लूमर की, आई थिंक 1969 में पब्लिश हुई थी। तो ये इनकी बुक थी और इस तरह से सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो टर्म था वो कॉइन हो गया। अब आपको गलत नहीं करना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। तो ब्लूमर ने यहाँ से स्टार्टिंग करी और उसके बाद क्योंकि वो एक देख रहे थे किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार का सोशल डेवलपमेंट होता है, तो उन्होंने सोचा कि जो एक शिशु होता है, जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, वो क्या करता है, तो वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन्होंने ये सोचा। तो इन्होंने देखा कि भाई एक जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट ऐसे होता है, जब हम उसके सामने जाके क्या करते हैं, हंसते हैं, तो वो भी हंसने लगता है, और जब हम रोते हैं, रोने की एक्टिंग करते हैं, तो वो भी रोने लगता है। तो इसका मतलब है ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है,
हमारे प्रतीकों के माध्यम से हमको समझने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा जो भी इन्फेंट चाइल्ड होता है वो प्रतीकों को, सिंबल्स को समझता है और उस तरह से फिर वो क्या करता है, पूरे समाज को समझने की कोशिश करता है। तो क्योंकि हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ रहे हैं तो इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हम सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले निकल के आया कि हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं। अगर इस बच्चे को ध्यान में रखेंगे तो हंसने पे वो हंसता है, आप उसको खिलौना दिखाते हैं तो वो कूदता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और अगर आप रोने की एक्टिंग करते हैं तो वो भी रोने लगता है। तो इसका मतलब है वो आपके सिंबल्स को समझ रहा है। तो उन्होंने कहा जो भी सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है वो इन सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से होता है, ब्लूमर ने कहा। तो ये समझ में आया कि चलो सोसाइटी में इस तरह से केवल शिशु का ही नहीं बल्कि व्यक्ति का भी जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसमें भी प्रतीकों की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। यानी प्रतीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप देखें, हम यहाँ पे अगर व्यक्ति की बात करें तो मान लीजिए कोई फ्लैग है या नेशनल कोई भी गीत है, सॉन्ग है, या कोई नृत्य हो सकता है, कला हो सकता है, ये सारे क्या हैं, हमारे प्रतीक हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। तो इसी में ब्लूमर ने कहा कि जो भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन है या सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होता है उसमें केवल एक ही प्रतीक काम नहीं आता है, उसमें बहुत सारे 2 और मोर कई सारे सिंबल्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। उसमें हमें व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कई सारे सिंबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, एक सिंबल से काम नहीं चलेगा। और इसी में ये भी कहा कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा सिंबल्स की समझदारी होगी, यानी उन्होंने कहा कोई भी सिंबल मायने नहीं रखता है, सिंबल के बीच में क्या होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, सिंबल का एक अर्थ होना चाहिए, और जितना ज़्यादा सिंबल के मीनिंग निकलेंगे वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी में बोर्डेयू ने कहा, जो बोर्डेयू हैं जिनको हम लोग पढ़ते रहते हैं, उन्होंने कहा जो भाषा है, क्या लैंग्वेज जो है वो बहुत ही बड़ा प्रतीक है। उन्होंने कहा लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल है और लैंग्वेज के बिना किसी सिंबल को हम समझ नहीं सकते। उन्होंने कहा लैंग्वेज सबसे सशक्त जो है वो माध्यम है किसी भी इंटरेक्शन में, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जितने ज़्यादा किसी व्यक्ति को लैंग्वेज पता है वो उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कन्नड़ लैंग्वेज आपको नहीं आती है और वो आपसे कुछ उस लैंग्वेज में कह रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो आपको जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती होंगी उतना ही सोसाइटी में आप इंटरेक्शन कर पाएंगे और उतना ही आप क्या होंगे, समाज में आपका उतना ही डेवलप होगा। तो इन्होंने कहा, ब्लूमर ने, कि एक तरफ सेल्फ होता है और एक तरफ क्या होती है, सोसाइटी होती है। अब ये जो सेल्फ होता है व्यक्ति का, वो सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रतीकों के यानी सिंबल्स के माध्यम से ये सेल्फ व्यक्ति का इस सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है। और इसमें वो बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ करता है और वो सिंबल्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल सिंबल्स होते हैं। अगर किसी सिंबल का कोई मीनिंग नहीं है या व्यक्ति अगर आपके मीनिंग को नहीं समझ पा रहा है तो वो सिंबल आपके लिए बेकार हो जाएगा, उसके लिए भी बेकार हो जाएगा। तो यानी सिंबल जो भी हो वो मीनिंगफुल होने चाहिए, मतलब आपको भी पता होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि क्या करना है, स्टैंड अप कह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंड अप का मतलब क्या है। तो आप तभी हमारे मीनिंग को समझ पाएंगे जब आपको उसका मीनिंग पता होगा, और तभी वो प्रतीक आपके लिए क्या होगा, बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो इसी में जैसे कि ये भी कहा गया, जो चित्र हैं, कई बार उन्होंने कहा कि जो चित्र होता है वो भी एक सिंबल होता है। डायग्राम क्या होता है, सिंबल होता है। तो उसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए हम पूरा भर दें, पूरा बोल्ड भर दें और इसमें लिख दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, तो क्या वो समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कई बार जो सिंबल्स होते हैं वो घंटों का काम 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में सिंबल का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो हमने लिखा और उसमें हमने कुछ सिंबल्स बना दिए, जैसे मान लीजिए हमने ये फ्लैग बना दिया,
और ये फ्लैग हो गया और हमने इसमें आपको बताया कि इसका क्या रोल है। या फिर हमने जैसे कुछ कला बना दी, कोई पौधा या कुछ भी ऐसे दिखा दिया कि ये है, तो आपको ये जल्दी समझ में आ गया। हम लिखें फ्लैग में इतनी पट्टियाँ होती हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके, तो वो तो वही उन्होंने कहा। कई बार क्या होता है सिंबल्स में जो घंटों का काम चित्रों के माध्यम से हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंबल्स का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। समाज को समझने में सिंबल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बिना हम नहीं समझ सकते हैं और ना ही इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जन्म होता है। और इस तरह से ये बात आगे बढ़ती है कि इस सेल्फ सेम सोसाइटी को समझने में प्रतीकों का किस तरह से यूज़ करते हैं, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही डिफरेंट आइडियाज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम मीड के आइडिया को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके आइडिया को। इसमें से आपको कुछ भी नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम मीड को पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए हम लोग मीड को डिस्कस कर लेते हैं। मीड का काफ़ी काम रहा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में, जब भी हम इनकी बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा डिफरेंट बुक में डिफरेंट आइडियाज़ इनके मेंशन हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी मीड के आइडियाज़ हैं उन सभी को एक पास लाके उनकी समरी आपके सामने ला पाऊँ। तो मैंने भी डिफरेंट बुक्स का यूज़ करते हुए सभी जितने भी इनके आइडियाज़ हैं उनको एक पास लाने की कोशिश की, क्योंकि कई बार ये रहता है कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है और वो सब एक जगह मेंशन नहीं होता है। तो इसलिए जो लोग जो बुक पढ़ते हैं बस उतना ही समझ पाते हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको जितना भी मीड का आइडिया है वो पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीड को, और मीड की बुक्स की जानते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इनकी बुक्स हैं। तो एक तो जैसे आपको पता ही है इनकी बुक जो है ज़्यादातर जो सभी को पता है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, वो तो सभी को पता ही है। और इनकी बुक्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई हैं। तो हम लोग माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी को जानते हैं। दूसरी इनकी जो बुक है वो है द सोशल सेल्फ। एक और है द इंडिविजुअल एंड सोशल सेल्फ। इसके अलावा द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट एंड दूसरी द फिलॉसफी ऑफ एक्ट और तीसरी द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड अ रीडर, और है प्ले स्कूल एंड सोसाइटी, और है द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल एसेज ऑन सोशल साइकोलॉजी। इसके अलावा है सेलेक्टेड राइटिंग, और एक इनकी बुक है अ रिपोर्ट ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग इन शिकागो एंड अदर सिटीज़। इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, मूवमेंट ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी, जिसको एडिट किया था M.H.
मूरे ने 1936 में। तो इस तरह से हमने देखा, एक लंबी लिस्ट तो नहीं है, थोड़ी ही है बुक्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर पता होंगी तो बहुत ही अच्छा आपका नॉलेज इन्हेंस करेंगी और आपके अच्छे मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने जो भी यहाँ पे बुक्स लिखी हैं, माइंड एंड सोसाइटी तो सभी को पता ही है। इसके अलावा द सोशल सेल्फ है, ये शायद ना पता हो, या इंडिविजुअल एंड सोशल सेल्फ ना पता हो, तो ये तो सेल्फ से रिलेटेड हैं, तो इनको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट काफ़ी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। द फिलॉसफी ऑफ एक्ट भी काफ़ी पूछी जाती है, ऑलरेडी GDC वगैरह में पूछी जा चुकी हैं ये दोनों ही बुक। उसके अलावा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे भी इनकी एक बुक है। एक बुक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड अ रीडर करके, और एक बुक है प्ले स्कूल एंड सोसाइटी। तो प्ले गेम और इसकी बात ये करते ही हैं, तो उसी से आपको रिलेट करना है, प्ले स्कूल एंड सोसाइटी। उसके अलावा जो इनकी बुक है वो है एक डेफिनेशन ऑफ द फिज़िकल की डेफिनेशन इन्होंने दी है। और उसके अलावा एक ऐसे लिखा है सोशल साइकोलॉजी पे, ठीक है। और उसके अलावा सेलेक्टेड राइटिंग्स भी इनकी बुक है, जो कि लगता है कि इनकी नहीं होगी क्योंकि और लोगों का भी सेलेक्टेड राइटिंग है, तो इस वजह से ये वाली बुक काफ़ी अलग हो जाती है। एक जो बुक है अ रिपोर्ट ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग इन शिकागो एंड अदर सिटीज़, ये काफ़ी डिफरेंट है, शायद ना पता हो। और ये इनका जो भी वो लेक्चर्स थे उनका कंपाइलेशन होता है। तो इस तरह से ये इनकी बुक्स इन्होंने खुद नहीं लिखी हैं, दूसरे लोगों ने उनके लेक्चर्स को जोड़ जोड़ के ही लिखा है। और कुछ इनके आर्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह से इनके आइडियाज़ हैं, तो सभी बुक्स नहीं हैं लेकिन बुक्स की तरह पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो 13 नंबर पे हमने लिखा है मूवमेंट्स ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। और आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ थॉट, आपको लगेगा कि मूवमेंट पे इनकी तो बुक होगी ही नहीं, तो इस तरह से आपकी रॉन्ग हो जाएगी। और ये 1936 में जो है MH मूरे थे, उन्होंने एडिट किया था इसको। तो ये इस तरह से आपने देखा, हमने 13 बुक्स आपके साथ डिस्कस की हैं। हमको लगता है इसमें से एक दो तो आपके लिए नहीं होंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके अच्छे मार्क्स को गेन कराने में। तो आपको लर्न क्या करना है, सेल्फ पे इनकी 3 बुक है, माइंड सेल्फ, सोसाइटी, सोशल सेल्फ, इंडिविजुअल एंड सेल्फ। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए। सेल्फ पे कितनी बुक्स हैं इनकी, 3। उसके बाद आपको लर्न करना है फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट, फिलॉसफी ऑफ एक्ट, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी पे इनकी कितनी बुक है, 3। तो आपको लर्न कराने के लिए इजी हो जाए तभी मैं ये ट्रिक बता रही हूँ। दूसरी मीड पे ही है बुक, उन्हीं की नाम से, और एक प्ले स्कूल की तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद फिज़िकल और साइकोलॉजी पे है, सेलेक्टेड राइटिंग है, और एक रिपोर्ट इन्होंने दी है शिकागो और दूसरे सिटी की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो ये लास्ट वाली, मूवमेंट्स ऑफ थॉट इन 19th सेंचुरी। तो इस तरह से आपको ये सारी बुक्स लर्न करनी है, इनको लर्न कर लीजिए, बहुत मदद करने वाली हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मीड के आइडियाज़ को। तो मीड का जो मेनली आइडिया था वो क्या था, सेल्फ। जैसे कि आपने इनकी बुक्स में भी देखा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो इनका मेन जो आइडिया था वो था सेल्फ, ठीक है। तो जब हम सेल्फ को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन्होंने क्या बात कही है अपने उसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं। मीड जो थे वो एक फ़िलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा थे, सोशोलॉजिस्ट कम थे। तो ये क्या थे, ये एक दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थोड़ा सा कम थे, ठीक है। अब क्योंकि ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ज़्यादा थे तो ये किससे प्रभावित थे, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्रैग्मैटिज्म। अब ये भी पूछ लेता है कि ये किससे प्रभावित थे, तो ये प्रैग्मैटिज्म से प्रभावित थे। शायद आपको सभी बुक्स में ना मिले, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रैग्मैटिज्म होता क्या है। तो प्रैग्मैटिज्म जो होता है वो और कुछ नहीं होता है, एक तरह से ये क्या होता है, व्यवहारवाद, जो कि वास्तविकता पे फोकस करेगा, यथार्थ पे फोकस करेगा, ठीक है। तो प्रैग्मैटिज्म क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व करेगा वो किस तरह से करेगा, जो फिक्स्ड आइडिया होता है पहले से कि चलो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लें,
वो नहीं लागू करेगा। वो क्या करेगा, क्योंकि वो प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही होता है कि वो एक्सपीरियंस जो भी रियल लाइफ में करेगा वो खुद उसको फील करके उसके बाद ही उसको जो भी रिज़ल्ट देना होगा वो देगा। तो इस वजह से क्या करता है, वो फिक्स्ड आइडिया को फॉलो नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वो प्रैक्टिकल और या फिर सेंसिबल वे में क्या करेगा, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रैक्टिकल या फिर सेंसिबल वे में करेगा, और वो कैसे करेगा, यथार्थ पे क्योंकि निर्भर होगा, तो उस पे जो भी उसको सामने आएगी प्रॉब्लम उसको वो खुद सॉल्व करेगा अपने आधार पे। जो भी उसका कंक्लूज़न निकलेगा उसके आधार पे वो समाज की रियलिटी को समझेगा। तो इस तरह से, क्योंकि ये जो थे मीड वो प्रैग्मेटिज्म से प्रभावित थे, तो ये पूछ सकता है। अब प्रैग्मेटिज्म जो है उसकी 2 ब्रांचेज हैं। एक तरफ तो है फिलोसॉफिकल प्रैग्मेटिज्म और एक तरफ है नॉमिनलिस्ट। ठीक है, तो जो ये थे ये किस पे फोकस करता है, रियलिज्म, यथार्थ पे। तो जो मीड थे वो इससे प्रभावित थे, यथार्थ वाली से, और ये जो थी नॉर्मलिस्ट इससे, ये थे डीवी, जॉन डेवी, ये लोग प्रभावित थे। तो ये किस पे फोकस करता है, यथार्थ पे, यानी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन प्रैक्टिकल आधार पे जो भी वो निकालेंगे, अपने आप से जो भी एक्सपीरियंस करेंगे उसके आधार पर वो सीखेंगे। इस तरह से जब उनको खुद पता चलेगा इस तरह से होता है तब वो उस चीज़ को मानेंगे। तो इस तरह से जो सेल्फ होता है, सेल्फ में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सेल्फ मेन था तो उन्होंने कहा सेल्फ सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है, उसके बाद उसको जो खुद फील होता है कि ऐसा है तब वो उस चीज़ को मानता है, ना कि जो पहले से फिक्स आइडियाज़ हैं, जो पहले से थ्योरी दी जा चुकी हैं कि ऐसा है, उसको मानते हैं। तो जो पहले से है उससे हमें मतलब नहीं है, वो जब भी उस कोई भी प्रॉब्लम में आएगा, सिचुएशन जब वो खुद फेस करेगा उसके बाद जो भी कंक्लूज़न निकलेगा उसी को वो मानेगा। तो ये होता है प्रैग्मेटिज्म। क्या पता मीनिंग पूछ ले, या ये किससे प्रभावित थे या इससे कौन रिलेटेड है, तो मीड कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या था, ये इम्पॉर्टेंट था। अब इन्होंने कहा क्योंकि इस तरह से हम सोसाइटी में देखते हैं क्या इंटरेक्शन होता है, तो हम यथार्थ को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से इनके उसमें व्यवहार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस तरह से सोसाइटी में लोग इंटरेक्शन करते हैं और कैसे क्या होता है, इसको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो उसको हमने अपने अकॉर्डिंग जो समराइज़ किया है आपके लिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे द एक्ट, जो करता होता है वो करता क्या है। तो उसमें उन्होंने कुछ 4 स्टेजेस बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट वाले हायर एजुकेशन में जो पूछा गया वहाँ से हम लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं। अभी इसमें अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम अपना सिस्टमेटिकली लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। इसमें हम लोग हाँ एक वर्ड में देख लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है, व्हाट पीपल एक्चुअली डू। हम उसकी स्टडी जब करेंगे तो हम उसे कहेंगे प्रैग्मेटिज्म। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बता दूँ, जो इन लोगों का काम है वो थोड़ा सा माइक्रो पर्सपेक्टिव पे है, जॉन डेवी लोगों का। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी और इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल हम जो भी यथार्थ देखेंगे, जो भी करके सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते थे कि 2 और 2
4 होता है, पहले से ही फिक्स है, लेकिन हम खुद करके देखेंगे, हम खुद काउंट करेंगे 1 2 3, अगर 4 हो रहा है तो हम मान लेंगे कि ठीक है, जो भी हमारा फिक्स्ड आइडिया था वो सही था। तो इस तरह से क्या करता है, ये जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे और जो भी एक्चुअली वो करते हैं उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। ठीक है, ये इतना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। और इसमें ये है कि जो मीड हैं इनका माइक्रो पर्सपेक्टिव पे आता है, और इसमें इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में क्या आइडिया दिया वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं इन्होंने सबसे पहले सोसाइटी यानी सोशल जो था उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल। तो इनके उसमें क्या है, सोशल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने कहा जब हम सोशल की बात करेंगे या सोसाइटी की बात करेंगे तो उसका मतलब है हमें समाज में रहकर जो भी सामूहिक जो भी ग्रुप हैं, सोशल ग्रुप हैं, उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, और उनके जो भी वो उसमें हो रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा किस तरह से, यथार्थ यानी एक्चुअली पीपल करते क्या है हमको वो समझना होगा। प्रैग्मेटिज्म के आधार पे प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं हमको वो समझने के लिए सोसाइटी में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, सोशल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद जब वो बात करते हैं एक्ट, तो सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम किस तरह से एक्ट करते हैं उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। 4 स्टेजेस जो बताई वो अभी हायर एजुकेशन 50 में पूछी गई थी। नॉर्मली ज़्यादा बुक्स में नहीं है लेकिन बुक्स में मेंशन है, तो हमने वहीं से अपना लेक्चर शुरू करने को सोचा है। तो वो 4 स्टेजेस जो उन्होंने बताई उसमें उन्होंने कहा कि इसमें डायलेक्टिकल जो रिस्पॉन्स होता है वो पाया जाता है, इसमें डायलेक्टिकल रिलेशन होता है, संबंध होता है उन 4 स्टेजेस में। और एक जो करता कोई भी एक्ट करता है वो इन 4 स्टेजेस के आधार पे उसको जो भी स्टिमुली मिलता है उसके आधार पे वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करी है, उसमें 4 स्टेजेस बताते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे उन्होंने बताई इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है आवेग। तो उन्होंने कहा कि कोई भी कर्ता क्या करता है, किस तरह से एक्ट करता है, उसको जब भी कोई इम्पल्स मिलता है, कोई आवेग मिलता है तो वो तुरंत क्या करता है, क्विकली रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, सडनली जैसे उसको कोई आवेग मिला, कोई स्टिमुलस मिला, तुरंत वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। और इन 4 स्टेजेस में उन्होंने कहा ये जो भी ह्यूमन एक्ट है उसमें भी होता है और जो हमारे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें भी रहता है। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि जो भी इनर एनिमल्स हैं उनमें भी और ह्यूमन एक्ट दोनों में भी ये चारों स्टेज पाई जाती हैं और इसमें डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बताते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम देखें कि कोई भी हंगर को ले लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ, जब भूख लगती है तो वो सोचता है कि तुरंत हमें कुछ चाहिए खाने को। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी सोचेगा और जो एनिमल है वो भी यही सोचेगा कि हमको कुछ खाना है। लेकिन उनकी तुलना में जो भी मनुष्य है वो ये सोचेगा, थोड़ा सा तर्क वितर्क करेगा, क्या मेरे लिए ये सही है या इसी टाइम पे खाना चाहिए या थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं तो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। तो ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ा सा वो क्या करता है, सोचता है व्यक्ति पशु की तुलना में। लेकिन ये जो इम्पल्स होता है, जो आवेग मिलता है, वो क्या करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो उसकी सेंसेस जैसे उसको बताएंगी उसको तुरंत चाहिए रहता है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है अवबोध। इसमें क्या होता है, अवबोध जैसे कि परसेप्शन में ये है कि उसको इसमें वो पास्ट का जो भी उसका एक्सपीरियंस रहता है और प्रेजेंट की कंडीशन को देखता है और फिर फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस भी करता है। तीनों चीज़ें सोच के उसके बाद वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि उसको भूख लगी तो वो सोचता है क्या मुझे रैंडमली कोई भी चीज़ खा लेनी है जो मेरे लिए बस भूख ख़त्म करे, या फिर वो अपनी हेल्थ के बारे में भी देखेगा कि पास्ट में हमने ऐसा खाया था तो ऐसा हुआ था, और वो ये कोशिश करेगा कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस से वो सीखेगा कि कैसे क्या होना था
तो वो उसको थोड़ा सा एनालिटिकल अपना दिमाग लगाने के बाद क्या करेगा, तब करेगा, मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करेगा, थोड़ा सा उसमें रोक के करेगा, थोड़ा सा, अब वो बोझ जैसे है, थोड़ा सा रोक देगा, सोचेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जो एनिमल होता है वो क्या करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा, वो उसके पास सोचने की इतनी पावर नहीं होती है, तो वो तुरंत ही रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है परिचालन हिंदी में। और इसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं मशरूम का, कि कोई व्यक्ति मशरूम खाना चाहता है, उसको भूख लगी, वो सोचता है मशरूम खाने का, उसको ऑप्शन मिला, फिर वो सोचता है कि क्या हम मशरूम खा लें, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा, या उसने पास्ट में कोई मशरूम खाया था तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो सोचता है नहीं, हमारे लिए तो मशरूम ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे, इससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, या फिर कोई दिक्कत हो जाए। तो बहुत सारे तर्क वितर्क करता है, यानी इसमें मल्टीपल क्या करता है, हाइपोथेसिस बनाता है, और उसके आधार पर वो क्या करता है, क्रॉस चेक करता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद वो डिसीज़न लेता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस आधार पे वो क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाता है कि क्या सही है क्या नहीं सही है। तो वो जो पास्ट में कर चुका होता है, यानी जो भी पास्ट में उसका एक्सपीरियंस रहा होता है, उसके आधार पे वो क्या करता है, एनालाइज करता है। इसके आधार पे एनालिसिस करता है, और फिर वो सोचता है अगर ठीक है तो खाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं खाएगा। लेकिन जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो पहले कर देते हैं, उसके बाद वो सीखते हैं कि जो भी ट्रायल एंड एरर वाला एग्जाम्पल उनके पे लागू होता है, वो पहले करते हैं, उसके बाद में सीखते हैं कि गलत हो गया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट वाली जो स्टेज है वो है कंज्यूमेशन, यानी निष्पादन। अब इस वाली स्टेज में आके क्या करता है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। अगर भूख को कंट्रोल करना ठीक है तो वो कंट्रोल करेगा, और अगर उसको लगेगा कि हम थोड़ा ये खा लें, हमारे लिए हानिकारक नहीं है, तो वो खा लेगा। और इस तरह से ये जितनी भी स्टेजेस रही, इनके आधार पर वो सीख कर फाइनल डिसीज़न अपना वो यहाँ पे ले लेगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। तो मीड ने कहा ये जो 4 स्टेज हैं, इनके बीच में उन्होंने कहा डायलेक्टिकल रिलेशन है इसमें। लेकिन एक बार्डविन हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे तो ये मतलब कोई डायलेक्टिकल रिलेशन यानी द्वंद्वात्मक तो दिख नहीं रहा इसमें। वो कहते हैं हमें तो ये एक रेखी मतलब लीनियर लग रहा है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। तो क्या पता इस तरह से ये पूछ लिया जाए कि किसने कहा, तो इस वजह से मैंने बता दिया कि इन्होंने कहा कि इसमें हमको एक लीनियर लगता है। पहली स्टेज ये होगी, फिर ये होगी। ये पहले तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सोचेगा, थोड़ा टाइम लेगा, फिर जो पास्ट प्रेजेंट का उसका एक्सपीरियंस रहा होगा उसके आधार पर डिसीज़न लेगा, और फाइनली लास्ट में वो कर देगा जो भी उसको करना होगा। तो हमें तो लग रहा है ये लाइन में है, लेकिन मीड ने कहा ये लाइन में नहीं है, इनमें आपस में डायलेक्टिकल रिलेशन है, आपस में कोई भी क्रिया होती है तो ये सारे ही चीज़ें लागू होती हैं, उसके बाद ही वो फाइनल रिस्पॉन्स करता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपको सीक्वेंस में ये पूछा गया था अभी हायर एजुकेशन में, तो उसमें यही था, इम्पल्स, परसेप्शन, मैनिपुलेशन, कंजम्पशन लाइन से पूछा गया था, और इनका मतलब क्या होता है बहुत ही शॉर्टकट में समझना था। थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इनके आगे के कॉन्सेप्ट को करते हैं।
चलिए, जो हमने अभी डिस्कस किया है उसको बहुत ही शॉर्टकट में लिखने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कितना इम्पॉर्टेंट है तो पता ही, अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ 25 वाला, उसमें जब पूछा ही गया है हायर एजुकेशन में, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं रहती इसके बारे में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की ताकि जो अभी मैंने आपको बताया वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये 4 बेसिक इंटर रिलेटेड स्टेजेस थी जो मैंने आपको बताई, और ये कैसी स्टेजेस थी, डायलेक्टिकली इंटर रिलेटेड थी, ठीक है। द्वंद्वात्मक रूप से किसके अकॉर्डिंग, मीड के अकॉर्डिंग, ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने कहा ये जो 4 स्टेज हैं वो दोनों में पाई जाती हैं, किसमें, लोअर एनिमल्स में और ह्यूमन एक्ट में। और इसमें इन्होंने कुछ, इन दोनों में, लोअर एनिमल्स और ह्यूमन एक्ट दोनों में कुछ सिमिलरिटी बताई हैं और कुछ डिफरेंसेस भी बताए हैं कि ये दोनों में क्या समान रहता है। जो मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया कि उसको भूख लगेगी तो दोनों ही सोचेंगे हमको खाना मिले, लेकिन डिफरेंसेस क्या रहते हैं, वो सोचेगा कि हमको क्या खाने से फ़ायदा है, क्या नुकसान, पास्ट के एक्सपीरियंस पे। लेकिन जो लोअर एनिमल होगा वो इतना नहीं सोचेगा, वो क्या करेगा, तुरंत खा लेगा। तो ये इस तरह से कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस बताई हैं इन चारों में, और उन्होंने कहा ये डायलेक्टिकली इंटर रिलेटेड है। तो पहली वाली जो उन्होंने इम्पल्स बताई थी, उसका सिंपली अगर एक वर्ड में हम मतलब जानने की कोशिश करें या किसी को बताना चाहते हैं तो उसका मतलब मैंने जो बताया था, इमीडिएट सेंसेस स्टिमुलेशन है। ये तुरंत उसको चाहिए, भूख लगी बस तुरंत उसको चाहिए, तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। परसेप्शन जो होता है उसमें वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करता है, थोड़ा सोचता है, तर्क वितर्क करता है, और उसके बाद जो मैनिपुलेशन है उसमें क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देखता है कि मशरूम खाने से उसको लॉस तो नहीं हो सकता है, खाया था पहले तो क्या हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस के आधार पे क्या करता है, वो डिसाइड करेगा यहाँ आके कंज्यूमेशन में कि हमें क्या करना है, हमें ईट करना है या नहीं करना है। तो वो खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। तो इस तरह से ये चारों सीक्वेंस में, और इनका सभी का मीनिंग क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, एक ही जैसा है लगभग तो समझ में नहीं आता है, तो उसको मैंने एक पास लिख दिया है। अब क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ अब इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो रहेगा। उसमें हम लोग जेस्चर्स को कवर करेंगे और सिम्बॉलिक जो भी सिग्निफिकेंट अदर हैं उनको करेंगे, और जो भी इनके आइडिया हैं सेल्फ और सोसाइटी और माइंड, उसको हम लोग कवर करेंगे, और उसी के साथ हमारा मीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।